लकी, एक बैड न्यूज़ सुनो। वो फूली सांसों समेत तकरीबन भागते हुए इसके पीछे आई थी। लकी, जो कि अपने ही ध्यान में मदन सिटी पर कोई धन गुनगुनाते हुए मौसम एंजॉय कर रहा था, एकदम ही ठिठक कर रुका। बैड न्यूज़? लकी ने सवालिया अंदाज में इसे देखते हुए होंठ सुकेड़े और फिर बोला, बैड न्यूज़ नहीं, गुड न्यूज़ बोलो। आंटी डेजी की डेथ मेरे लिए एक अच्छी खबर है जिसे मैं बार बार सुनना चाहूँगा। लकी ने लापरवाही से अपनी इकलौती खाला के मुतालिक कमेंट्स पास किए, जिन्हें मेरे हुए अभी 8 घंटे भी नहीं हुए थे। बहुत कमीने हो तुम लकी, पुष्पा ने दांत पैसे। वो तो मैं हूँ ही, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपनी खूबियों के बारे में पता है। वो हुनूज लापरवाही से उधर उधर देखते हुए बोला तो इश्फा झुंझला सी गई। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। यही नाका आंटी डेजी की तमाम प्रॉपर्टी अब मेरी है। वो मरने से पहले तमाम जायदाद मेरे नाम कर गई है। नहीं, आंटी ने प्रॉपर्टी तुम्हारे हवाले कर दी। इम्पॉसिबल। इश्फा को हैरत का झटका लगा था। वो जानती थी कि आंटी अपने इस भांजे से कितनी नफरत करती है। हाँ, बस आंटी ने जाते जाते मुझे भी हैरान कर दिया है। लकी मुस्कुराया और फिर मजीद बोला, कौन सी बैड न्यूज़ बताना चाह रही हो? ओह हाँ, दरअसल पापा और मामा पाकिस्तान जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मामा मुझे भी अपने साथ घसीट रही हैं। इश्फा को अब उसके अंदाज पर गुस्सा आने लगा था। तुम भी चली जाओ उनके साथ पाकिस्तान, घूम फिर आओ। मैं भी कुछ अरसे तक वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊंगा। आखिर नया नया अमीर हुआ हूँ, सैर व तफरी मेरा हक है। इश्फा ने अब कुछ हैरानी से लकी की तरफ देखा था, जिसके तेवर वाकई बदले बदले से लग रहे थे। नई नई दौलत का खुमार था। मेरी ख्वाहिश तो थी कि तुम भी मेरे साथ जाती, मगर खैर, मैं तुम्हारा प्रोग्राम क्यों खराब करूं? तुम्हारी मामा तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। इश्फा जान गई थी कि अब वो सिर्फ दामन बचाने के लिए बहाने कर रहा है। जब उसे जाब की ज़रूरत थी तब वो पापा के होटल में डिश वॉशिंग के लिए भी तैयार था, और ये इश्फा ही थी जिसने पापा को बमुश्किल मिलाकर उसे कदरे बेहतर जाब दिलाई। इश्फा को एकदम ही इससे घन महसूस हुई थी। थर्ड क्लास पाकिस्तानी, इश्फा ने ज़ेर लब बड़बड़ा कर कहा। आंटी डेजी की मेहरबानी से लकी को ग्रीन कार्ड तो मिल ही चुका था। अब वो किसी नेशनलिटी होल्डर लड़की की तलाश में था ताकि तमाम पेपर्स क्लियर करवा सके। इश्फा इस लिहाज से इसे काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि ना सिर्फ वो बेहद हुसैन थी बल्कि बहुत दौलतमंद भी थी, मगर मसला इसके माँ बाप का था जो कि इस पर कड़ी निगाह रखते थे। बाय इश्फा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। फिर मिलेंगे। सामने से आती टैक्सी को रोक कर वो झपक से इसमें बैठा और ये जा वो जा। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, इश्फा ने तनफ्फुर से कहा और सर झटकती अपने घर की तरफ आ गई। दाखिली दरवाजे पर मामा कूड़े की बास्केट लिए खड़ी थी। उसे आता देखकर लजाजत से बोले, टैना आज आई नहीं और मैं सीढ़ियां उतर नहीं सकती। ये बास्केट का कूड़ा ड्रम में उलट आओ। इश्फा ने बगैर बहस किए बास्केट पकड़ ली। ड्रम के करीब आकर उसने ढक्कन उठाया और गोया लकी की नाम निहाद दोस्ती को भी इसी ड्रम में दफना कर चली आए। इसने लकी पर बहुत एहसानात किए थे। जब उसकी आंटी ने लकी को घर से निकाल दिया तब वो इस मजबूर बेकिस पाकिस्तानी को घर ले आए। पापा की मिन्नत समाजत करके जाब दिलवाए। 3-4 माह तक इसके तमाम अखराजात इसने अपने जिम्मे ले लिए। उससे लकी पर तरस आ गया था। जब वो इसी कूड़े के ड्रम के पास रखे सुर्ख बेंच पर लेटा बआवाज बुलंद अपनी किस्मत को रोते हुए कोस रहा था, लकी ने अपनी मजबूरियों की ऐसी दास्तान सुनाई कि इश्फा का दिल पसीज गया। वो लकी में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो तो सिर्फ इससे हमदर्दी कर रही थी, मगर मामा न जाने क्या समझी। उन्होंने लकी को घर से निकाल दिया था। उन्हें यह खौफ था कि उनकी सरफरी बेटी कहीं इस निकम्मे लड़के से शादी करने का फैसला ना करे। मगर जब इश्फा को मामा के इस फेल के मुतालिक पता चला तो महज मामा की जिद में उसने लकी के साथ राब्ता ख़त्म नहीं किया था। ना जाने क्यों उसे मामा की रोक टोक से उलझन होती थी। वो जिस काम से इसे मना करती, दानिस्ता नादानिस्ता इश्फा से वो है गलती से सरजद हो जाती थी। इसकी मामा बेहद भोली भाली सीधी सी घरेलू खातून थी, मगर थी तो उसकी माँ हर वक्त इस पर नज़र होती थी उनकी, इश्फा कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से फ्रेंड हैं, उन्हें मुकम्मल खबर होती। यूनिवर्सिटी में इश्फा का कोई दोस्त नहीं, ये खबर उनके लिए बाइस इत्मीनान थी। इश्फा का मिजाज ऐसा था कि कोई खुद से इसके करीब नहीं फटक सकता था, मगर न जाने कब इस लकी मनहूस पर उसकी नज़र पड़ी थी और वो इस पर तरस खाकर उसे घर ले आए। मामा ने जब उसे घर से निकाला तो वो लकी की वजह से मामा से लड़ पड़े। उनके समझाने बुझाने का उल्टा असर हुआ और उसने लकी को होटल में जाब दिलवा दी।
अपनी गाड़ी भी उसे इस्तेमाल के लिए दे देती थी। वो कूड़े की खाली बास्केट दरवाजे के पास रखकर अंदर जाने की बजाय जलती भुनती अपनी दोस्त मरीना के घर चली आई। बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई है, मरीना ने दरवाजा खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, जुआबा जो मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। काफी गुस्से में लग रही हो, इशफा को होंठ चबाते और सुर्ख चेहरा लिए देखकर मरीना ने कहा तो वो एकदम फट पड़े। तुम ठीक कहती थी मरीना, ये सब पाकिस्तानी लालची और खुद गरज होते हैं। हुआ क्या है? मरीना परेशानी से बोली। वो लकी कमीना औकात दिखा गया है। इशफा इसी गुस्से के आलम में फेंकारी हमें तो इसके बदले तेवर देखकर शाक में थी। इतना ख्याल ही नहीं आया कि अपनी वो रकम जो मैंने बतौर कर्ज उसे दी थी वही मांग लेती। वो रकम मामूली नहीं थी कि मैं उसे बख्श देती। तो अब मांग लो, मरीना ने नरमी से कहा। वो तो दफन हो गया है, इशफा ने दांत पैसे कहा। मरीना भी चौंक उठी थी। न जाने कहाँ। मुझे एक बात का तो पक्का यकीन है कि आंटी डेजी ने अपनी प्रॉपर्टी दिली खुशी से हरगिज लकी को नहीं दी होगी। इस चालबाज ने यकीनन बड़ी चालाकी से आंटी से पेपर्स पर साइन करवाए होंगे। इस बात का इम्कान है। मरीना ने भी ताईद में सर हिलाया। बहुत ही कमीना और जलील निकला है एहसान फरामोश, बिल्कुल यासिर की तरह। इशफा का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। मरीना के चेहरे पर एक साया सा लहराया। तुमने भी तो इस खबीस पर एहसान किया, इसे अमेरिका बुलवाया, शादी की और फिर वो भी अपनी औकात दिखा गया। मरीना का चेहरा जर्दी माइल हो गया था। उसे बहुत साल पहले के कुछ मंजर याद आने लगे थे, जब वो अपनी माँ के हमरा लाहौर अपनी फूफी के पास गई थी। वो खूबसूरत नहीं थी, इस बात का उसे खुद भी इल्म था। वो एक हकीकत पसंद लड़की थी, मगर फूफी और उनकी फैमिली ने तो ऐसे इसका इस्तकबाल किया गोया वो किसी रियासत की शहजादी है। उनकी बेटियां उसकी तारीफें कर करके नहीं थकती थीं, और खुद यासिर, उसने तो गोया मुबालगा आमेज़ी की हद कर दी थी। और न जाने क्यों मरीना सब कुछ जानते बूझते इसकी बातों के सिहर में जकड़ी गए। इस हकीकत का तो उसे बहुत बाद में इदराक हुआ था कि यह शादी सिर्फ और सिर्फ यासिर ने अपना मुस्तकबिल बनाने की खातिर की थी। जब इसने अपने कदम जमा लिए तो बहुत से अपने ही हम मिजाज मादा परस्त और सतही जहनियत के पाकिस्तानियों की तरह वो भी मरीना को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने दूसरे शहर चला गया था। सॉरी मरीना, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। अपनी झोंक में बोलती इशफा को एकदम एहसास हुआ कि वो बहुत गलत बोल रही है। कोई बात नहीं, मरीना रंजीदगी से मुस्कुराए। जी तो चाह रहा है कि इस लकी कमीने को शूट कर दूं। एक मर्तबा फिर इसका पारा हाई हो गया था। यूं करो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, मगर इशफा ने सोचते हुए सर हिलाया। मगर क्या? पापा से डर लगता है। वो जितनी भी गौसीली, नकचड़ी और जिद्दी थी, मगर माँ बाप के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। खुसूसन पापा से इसे बहुत खौफ आता था। एक बात पूछूं इशफा, गुस्सा तो नहीं करोगी? मरीना ने कुछ झिझकते हुए कहा। नहीं तो बोलो, क्या पूछना है? क्या तुम लकी में इंटरेस्टेड हो? उफ, तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं तो सिर्फ इससे हमदर्दी कर रही थी, मगर मामा समेत न जाने सब क्या समझे। इशफा ने अपना सर पेट लिया था। मरीना को पशेमानी हुई। इन सॉरी। इट्स ओके। वो होले से मुस्कुराई और फिर दोबारा आने का वादा करके अपने घर की तरफ चल दी। रात भर मुसलसल बर्फबारी होती रही थी। इस मौसम के न्यूयॉर्क में बसने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी अब आदी हो चुके थे। इशफा कसमंदी से कंबल हटाकर उठी और फिर ग्लास विंडो से भारी कर्टन हटाकर नीचे रवां दवां जिंदगी का जायजा लेने लगी। इसी पिल इसकी निगाह आंटी डेजी के मकान की तरफ उठी थी। गेट के पास पुलिस खड़ी थी। इशफा को हैरत का झटका लगा और फिर इसके जहन में से कुछ रोशन हुआ। वो पुलिस को मायूस पलटता देखकर ताज्जुब से सर हिलाने लगी थी। घाघ शिकारी भाग गया है, मगर पुलिस के शिकंजे से तुम भी नहीं बचोगे। इसे अपने मुल्क की पुलिस मत समझना। वो जेर लब बुड़बुड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो मामा और पापा इसी के इंतजार में बैठे थे। वो भी जल्दी उठने का नए सिरे से अहद करके कुर्सी घसीट कर बैठ गई। क्या लोगी इशफा? मामा ने काफी का मग पापा की तरफ बढ़ाते हुए जमाइयां लेती इशफा से पूछा। कुछ भी नहीं, इसने सस्ती से कहा। क्या मतलब? ये बॉयल एग और दूध का गिलास पियो। मामा ने क्रिस्टल की ट्रे में मुख्तसर नाश्ता उसके सामने रखा। जब करनी हमेशा अपनी मर्जी होती है तो फिर पूछती क्यों है? इशफा ने बेदिली से दूध का गिलास उठा लिया। मामा अब पापा से बातों में मसरूफ हो गई थी। इशफा को जवाब देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा था। सीटें कब कन्फर्म होंगी? मामा के लहजे में बेताबी थी। इशफा चौंक उठी।
तैयारी तो मुकम्मल है, बस एक दो ज़रूरी काम निपटा लो, इंशाअल्लाह 15-20 दिन बाद हम पाकिस्तान में होंगे। मैंने भी कुछ शॉपिंग तो कर ली है और बाकी इश्फा को साथ ले जाऊंगी और अरूबा महविश के लिए अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी। निम्रा और सानिया ने तो अपनी अपनी पसंद बता दी है मुझे। नजमा की बच्चियों के लिए भी कपड़े खरीद लिए हैं। मामा बड़े जोश के आलम में पापा को तफसीलात फराहम कर रही थी। पापा भी बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। इश्फा का हल्क तक कड़वा हो गया। अपने घर अपने वतन की बात ही कुछ और है। उन्हें इश्फा दिल ही दिल में पेच उताब खाते हुए उठी और सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर लिया। अपने भाईजान से बात की। अमामा का लब लहजा हद से ज्यादा धीमा हो चुका था। इश्फा ने लापरवाही से टीवी पर निगाहें जमा दे। पापा ने आहिस्तगी से हुकेरा भरा और बोले, वो सब तो हमारे आने का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। भाभी ने तो अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बस जाते ही छोटी सी रस्म के बाद निकाह कर देंगे। उन्होंने तमाम तफसीलात से बीवी को आगाह किया तो वो एकदम ही मुतमईन और सरशार हो गई। इकलौती बेटी के मुस्तकबिल के हवाले से वो हद परेशान थी। पापा के जाने के बाद वो किचन समेट कर इश्फा के पास आ बैठी थी। इश्फा ने चौंक कर माँ के चेहरे की तरफ देखा। तुम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैकिंग मुकम्मल कर लो। क्यों? हम करीब पाकिस्तान जाने वाले हैं, रतिया बेगम ने नरमी से जवाब दिया। सिर्फ आप और पापा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ अकेली रहोगी। तुम्हारे पापा हरगिज नहीं मानेंगे, उन्होंने अपने अजली नर्म लहजे में कहा तो वो तनक उठी। आखिर पहले भी तो पापा पाकिस्तान अकेले जाते रहे हैं। मुझे 16 साल हो गए हैं अपने घर और अपने लोगों से मिले हुए। तुम्हारी वजह से हमेशा मैं अपने दिल को मार लेती थी। पहले स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज ना हो जाए यही सोच मुझे रोक देती, मगर अब कोई रुकावट नहीं और तुम्हें भी दादी से मिले इतने ही साल हो गए। तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। खामखा बदमज़गी ना फैलाओ, होना वही है जो तुम्हारे पापा चाहते हैं। अच्छी बेटियों की तरह अपनी तैयारी मुकम्मल करो और फर्माबरदारी से वालिदैन की बात मानती जाओ। माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करते। वो चंद लफ्जों में न जाने कौन कौन से मफहूम वाजे करके उठ गई थी, जबकि इश्फा गुस्से से तनतनती रह गई। इतवार के रोज वो मामा की बनाई लिस्ट के मुताबिक शॉपिंग करके आई तो मामा को फोन पर मसरूफ पाया। यकीनन पाकिस्तान से फोन आया था और अब कम से कम 1.5-2 घंटे मुसलसल बातें होना थी। मामा आदितना तमाम खानदान की खैरियत असलाह दरियाफ्त करती थी और जितने तफसील के साथ मामा के सवाल होते थे इसी हिसाब से मुकम्मल मालूमात देने वाले भी भरपूर फुर्सत से चीदा चीदा वाक़यात मामा के गोश गुजार करते। जो ही उनकी निगाह इश्फा पर पड़ी तो उन्होंने दूसरी तरफ शख्सियत को होल्ड करने का कहकर उसे आवाज़ देकर बुलाया। मरता किया न करता वो मेरे मेरे कदम उठाती मामा के बराबर रखे सोफे पर ढह गई थी। दादी से बात कर लो, उन्होंने ज़बरदस्ती इसके कान से रिसीव लगाया। दूसरी तरफ दादी की मोहब्बत से लबरेज आवाज़ समातों से टकराई तो इसने एक तवील सांस खारिज करके उनके मुतवक्के सवालों के लिए खुद को तैयार कर लिया। मेरी बच्ची कैसी है? ठीक हूँ, वो लबो लहजे की बेजारी छुपा नहीं पाई थी। मैं तो हर घड़ी तुम लोगों की आमद का इंतजार कर रही हूँ। बरसों बैठ गए तुम्हारी और अतिया की सूरत देखे हुए। हारून तो तकरीबन हर साल ही आता है, मगर तुम हर दफ़ा फ़ोन पर उनसे इसी किस्म की बातें होती थी। इश्फा की बेजारी दो चंद हो गई। मैंने तुम्हारे लिए बहुत शानदार कपड़े बनवाए हैं। एक एक जोड़ा बहुत कीमती और नफीस है और जेवरात भी बहुत खूबसूरत हैं। इश्फा गायब दिमागी से जी जी कर रही थी। मामा ने गुस्से से बेनाती हुए इसके हाथ से रिसीव पकड़ लिया। इश्फा जान छूटने पर शुक्र अदा करती अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। इसी शाम अस्पताल से फ़ोन आया कि मरीना का एक्सीडेंट हो गया है। इश्फा परेशानी के आलम में मामा को मुख्तसर बताकर अस्पताल चली आई। अगरचे मरीना को चोटें इतनी शदीद नहीं आई थी, मगर वो जहनी तौर पर बेहद निढाल थी। तन्हाई के एहसास ने इस 32 साला औरत को अंदर से तोड़ दिया था। इश्फा की मुसलसल दिलजोई और तीमारदारी ने अगरचे इसे काफ़ी संभाला दिया था, मगर फिर भी एक कमी थी जो कि दिल और रूह को मुसलसल चाट रही थी। इश्फा ने एक दिन मरीना से चोरी डायरी में से यासिर का नंबर लेकर उसे फ़ोन कर डाला। फ़ोन उसी ने रिसीव किया था। ये नंबर उसकी फैक्ट्री का था जहां वो मुलाजमत करता था। इश्फा ने मरीना का एक्सीडेंट और उसकी जहनी हालत के मुतालिक इतने दिलसोज अंदाज में बताया था, मगर फिर भी इस संदिल इंसान पर कतना असर न हुआ। पहले पहल वो नरमी से बात करती रही थी, मगर यासिर की बदजबानी जब बढ़ी तो इसका भी पारा चढ़ गया। वो तुम्हारी बीवी है और इसे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। वो मेरी बीवी अब नहीं है। शायद इसने तुम्हें नहीं बताया, मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। दूसरी तरफ यासिर ने कदरे तहम्मुल से कहा तो इश्फा चिल्ला उठी।
झूठ मत बोलो, अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़वाने के लिए बहाने मत बनाओ बेगैरत इंसान। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मेरा इसके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं, यासिर ने भी नागवारी से कहा। वो तुम्हारी कजिन तो है, इस रिश्ते से तो इनकार नहीं करोगे। उन्हें कजिन, यासिर तनफ्फुर से बोला। बहुत कमीने इंसान हो तुम। पहले इसी रिश्ते का सहारा लेकर तुमने फ्रैड के साथ मरीना से शादी की। ग्रीन कार्ड और अमेरिका की रोशनियों ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी बीनाई कभी वापस ना आए और तुम इसी तरह अंधेरों में रहो। इशफा ने 2-4 मोटी गालियां देकर फोन रख दिया था। इसके दिल में वो नफरत जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता पनप रही थी, एकदम जुड़े पकड़कर तनावर दरख्त बन गई। इसके सामने तस्वीर के जो रुख आए थे वो बहुत भयानक थे। इसने उन मनफी पहलुओं को अपने दिल और जहन पर ना मिटाने के लिए नक्श कर लिया था। मरीना की सेहत अब कदरे बेहतर थी, मगर इशफा रोजाना ही इसके फ्लैट में आ जाती, इसका दिल बहलाने की कोशिश करती। तकरीबन 20-25 दिन बाद मरीना भी काम पर जाने लगी थी। अभी वो मरीना की तरफ से पूरी तरह मुतमिन नहीं हो पाई थी कि अचानक मामा की तबीयत बिगड़ गई। मामा की बीमारी के दौरान उसे एहसास हुआ था कि मामा ने इसे और पापा को किस तरह संभाल रखा था। उनकी गैर मौजूदगी में पूरे घर का निज़ाम उलट-पलट हो गया था। कोई भी चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं थी। मामा की सेहत बहाल हुई तो उन्होंने पाकिस्तान जाने की रट लगा दी। पापा मामा की सेहत की वजह से जल्दी जल्दी काम समेट रहे थे। इशफा ने मामा की जिद की वजह से एकदम ही जॉब करने का फैसला कर लिया। इसने चुपके चुपके अपने कई कोशिशें जारी रखी। एक माह के अंदर अंदर उसे एक अच्छी कंपनी से जॉब की ऑफर हुई तो उसने ज्वाइन करने में एक पल की भी देर न की। मामा को अगरचे बहुत एतराज़ था, मगर पापा ने न जाने क्या कहकर उन्हें मुतमईन कर दिया कि फिर दोबारा उन्होंने इसकी जॉब के मुतालिक कोई बात न की। इशफा की रूटीन काफ़ी टफ थी। सुबह सुबह खिलने में इतनी देर लग जाती और फिर तैयारी भी नामुकम्मल सी होती। वो इतनी आराम तलब थी और अब कहाँ इसे इतनी मेहनत करना पड़ रही थी। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जाने से बचने के लिए जॉब का तकलीफ दे ढोल इसे गिले में लटकाना पड़ा था। सुबह हमेशा वो देर से ऑफिस पहुंचती थी। आज भी गाड़ी ने रास्ते में काफ़ी खार किया और जब वो दफ्तर पहुंची तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी। ऑफिस के उसूल के मुताबिक मीटिंग रूम में अब इसका दाखिला ममनू था, लिहाजा वो मुतवक्के बेइज्जती से बचने की खातिर अपने केबिन में आकर बैठ गए। मीटिंग तकरीबन 3 घंटे जारी रही थी। इस दौरान इशफा का सैरो खून खामखा जलता रहा। मीटिंग के इख्तिताम पर लंच शुरू हो गया और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर बॉस ने इसे ऑफिस बुलाकर बेभाव की सुनाई। जब वो ऑफिस से निकली तो मुंह सूजा हुआ था। दिल ही दिल में इस गंजे जापानी बॉस को गालियों से नवाजते वो पार्किंग में आई तो गाड़ी को गायब पाया। है ये गाड़ी कहाँ गई? तो उसने फिक्रमंदी से उधर उधर देखा। फिर अचानक इसे याद आया कि वो गाड़ी की चाबी निकालना तो जल्दी में भूल गई थी, लिहाजा वो किसी चोर उचक्के या फिर एडवेंचर के शौकीन मिजाज अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस को बताने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब तक वो लोग गाड़ी के टायर वगैरह और कीमती पार्ट्स उतार कर किसी सुनसान सड़क पर छोड़कर चले गए होंगे। इशफा ने थक हार कर टैक्सी को इशारा किया और फिर जलती भुनती घर चली आई। मामा को गाड़ी का बताकर शामत बुलवाने का उसका कोई इरादा नहीं था, लिहाजा खामोशी में ही आफियत जानी। दूसरे दिन इसने तैयारी के दौरान पापा को कहते सुना, कल 12 बजे की फ़्लाइट है हमारी, तुम इशफा को भी बता दो। इशफा को बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसकी भी पैकिंग कर दी है। मामा ने लापरवाही से कहा तो इशफा सुलगते हुए उनके सर पर पहुंच गई। मामा मैं पाकिस्तान कैसे जा सकती हूँ? नई नई जॉब है, छठी भी मलना मुश्किल है, जबकि हमें आपकी इस नाम निहाद जॉब से कोई गरज नहीं। आपकी मामा की सेहत ठीक नहीं, लिहाजा आप खामखा उन्हें टेंशन ना दें। पापा ने नरमी से इसकी गुफ्तगू को मुनक़ते करके कहा तो वो लब भींच कर रह गए। मगर पापा नो अगर मगर वो मुस्कुराते हुए बरीफ केस उठाए बाहर निकल गए। मामा मेरा जाना क्या बहुत ज़रूरी है। इशफा उन्होंने खफगी से उसे घूरा तो वो पांव पटकती बाहर निकल गई। इसका मूड बुरी तरह ऑफ था। कोई भी बहाना कामयाब नहीं रहा था। वो रात भर से लेकर पाकिस्तान आने तक मामा पापा से खफा खफा रही। एयरपोर्ट पर कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि पापा ने उन्हें आज के दिन आने का नहीं बताया था। वो लोग कुछ देर लाहौर में मौजूद अपने मामू के घर ठहरे रहे और फिर वो और पापा अकेले गांव जाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि मामा को मामू ने बज़िद इसरार रोक लिया था। गांव पहुंचने तक भी इसका मूड बिगड़ा रहा है। अपने कज़न से मिलकर उसे कतना कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। इन सब की मोहब्बत के जवाब में उसका रवैया खासा सख्त रहा था।
जिसे शायद सब उसकी झिझक महसूस कर रहे थे। इसके दादा हयात हुसैन के 3 बेटे और 1 बेटी थे। सबसे बड़े ताया अबू थे। उनका एक बेटा मुर्तज़ा और 2 बेटियां निमरा और सानिया थीं। राबिया ताई उनकी दूसरी बीवी थी। उन्हीं से उनकी 2 बेटियां थीं, जबकि मुर्तज़ा उनकी पहली बीवी से था, जो कि इसकी पैदाइश पर वफात पा गई थी। फिर नजमा फूफो थी, जो कि बेवगी के बाद अपने वालिद के घर में ही अपने 4 बच्चों समन, सायरा, आशिर और आमिर के हमरा मुकीम थी। उनके बाद उनके पापा हारून हयात थे। इश्फा उनकी इकलौती बेटी थी, जो कि उनकी शादी के तकरीबन 7 साल बाद पैदा हुई। अगरचे इसके बाद 2 मजीद भाई भी हुए, मगर वो कम सुनी में ही वफात पा गए थे। सबसे छोटे मुरसलीन चचा थे। उनके 2 बेटे थे, नकी और तकी, और 2 ही बेटियां थीं, महविश और अरूबा। महविश सबसे बड़ी थी। इंतहाई मगरूर और नकचड़ी सी ये कजिन तो इश्फा को सिरे से ही पसंद नहीं आई थी। उनकी आमद के साथ ही घर में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। दादी अपने जोड़ों के दर्द को भुलाए मुलाजमों को मुख्तलिफ हिदायत दे रही थी। घर में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। दूसरे दिन मामा भी खूब लदी फंदी सी चली आए। सारा दिन अजीब सी भगदड़ मची रही। इसे मामा से तन्हाई में बात करने की मोहलत ही ना मिल सकी। वो जब भी उनके करीब जाती, कोई ना कोई उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता। वो दिल महसूस कर रह जाती। समन और सायरा से इसकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी, लेकिन आज के दिन तो वो भी काफ़ी मसरूफ़ थी। इश्फा गुस्से के इजहार के तौर पर अपने कमरे में जा घुसी। इसी पिल मामा को भी गोया फुर्सत मिल गई थी इसके पास आने की। मामा ने आते ही वालेहाना अंदाज में इसे साथ लिपटाकर माथा चूमा। न जाने क्यों उनकी आंखें सुर्ख और भीगी भीगी सी महसूस हो रही थी। मेरी बेटी खफा खफा सी लग रही है। उनकी आवाज़ भी कदरे भराई सी थी। इश्फा चौंक सी गई। आपको मेरी खफगी की परवाह है? इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो बेटा? क्या वालिदैन औलाद के लिए कभी गलत सोच सकते हैं? मामा ने नरमी से इसके उलझे बाल समेटे। इश्फा एक मर्तबा फिर चौंक सी गई। मामा, आप वाज़े लफ्ज़ों में बात क्यों नहीं करते? ये मुबहम गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आ रही। वो मामा और पापा के अंदाज देखकर ठिठक गई थी। इसकी छठी हिस्स भी कुछ अनोखा हो जाने का पैगाम देकर उसे अलर्ट कर रही थी। अभी कुछ देर बाद तुम्हारा और मुर्तज़ा का निकाह है। क्या? इश्फा चिल्ला उठी थी। आहिस्ता मामा ने नरमी से इसका हाथ दबाया तो वो उनका हाथ झटक कर बेयकीनी के आलम में उन्हें देखती रह गई। आप ऐसा नहीं कर सकती मामा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी कुछ देर बाद मौलवी साहब तुम्हारी रजामंदी मालूम करने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें बताया है। खामखा शोर मत करो। होना वही है जो मैं और तुम्हारे पापा चाहेंगे। उन्होंने अजली नर्म लहजे में कहकर गुफ्तगू को समेटा तो इश्फा हैरत, दुख, सदमे की वजह से गुम ही रह गई थी। मामा, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गाय भैंस नहीं कि जिस खूंटे से बांधा बंध गई। आप मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती।